जय हिंद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम 1 अगस्त 2024 के विजन आइस न्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। इसकी ओरिजिनल पीडीएफ का क्रेडिट विजन आइस को जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली हमारी न्यूज़ है ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा के ऊपर, जिसकी वैक्सीन आती है mRNA वैक्सीन। उसको WHO ने बूस्ट करने को बोला है कि भाई इसको हम और ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे और अच्छे से करेंगे। ओके, सबसे पहले ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा क्या होता है। देखो नाम में ही है ह्यूमन, हम लोग, एवियन मतलब जो उड़ रहे हैं, उसका इन्फ्लुएंजा मतलब फ्लू। तो जो फ्लू हमें बर्ड से हो रहा है उसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं, वो है ह्यूमन एवियन इन्फ्लुएंजा। इसके बहुत अलग अलग टाइप होते हैं, उसका एक टाइप है H5N1। ओके, तो इसी का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात की है और हम अच्छे से करेंगे। स्पेशली हमारा फोकस रहेगा किधर, तो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ है वहाँ पे। ठीक है, ये किसके थ्रू किया जाएगा, तो mRNA टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र प्रोग्राम है WHO का, MTTP, उसके अंदर। साथ ही साथ जो प्रोग्राम है हमारा ऑलरेडी ऑन गोइंग, पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा प्रिपेयर्डनेस फ्रेमवर्क, उसका ये सप्लीमेंट होगा। ओके, अब ये पेंडेमिक इन्फ्लुएंजा क्या है, तो बस वही है कि लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो वैक्सीन डेवलपमेंट होता है इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए, उसको हमें अच्छा करना है। दैट्स इट, डायरेक्टली हमारे ये काम का नहीं है। ठीक है, अभी समझते हैं कि ये mRNA वैक्सीन है क्या, जिसको हम बढ़ाने की बात करिए। टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। ओके, ये देखिए, हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल होते हैं। एक सेल होता है जिसका काम होता है प्रोड्यूस करना। हमारी बॉडी में लगातार नए सेल बनते जा रहे होते हैं, ठीक है, और लगातार ख़त्म भी हो रहे होते हैं। और कोई बीमारी अगर हमारी बॉडी पे अटैक करती है ना, ये समझ लिए प्रोडक्शन वाला सेल है जो प्रोड्यूस करने वाला है। कोई वायरस ने हमारी बॉडी पे अटैक किया तो करेगा क्या, कि समझ लीजिए वायरस है, ये इस सेल के साथ जुड़ जाएगा, बाइंड कर जाएगा, और इसको ही बोलेगा कि भाई अभी हमारा प्रोडक्शन करो। तो यही सेल हमारा सेल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा और प्रोड्यूस कर देगा बहुत सारे वायरसेस। ठीक है, यही वायरस हमारी बॉडी में जाके ऐसे ही रेप्लिकेट होते हैं। ओके, हमारे बॉडी के सेल के साथ जुड़ जाते हैं और वहीं पे वो रेप्लिकेशन अपना कर लेते हैं और वायरसेस ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। दूसरा हमारा होता है बॉडी में किलर सेल्स, एंटीबॉडीज़ हमारी होती है। एंटीबॉडीज़ क्या काम करती है, अगर कोई बाहर का सेल आ जाता है, जैसे कि ये वायरस है, वो बाहर का सेल है, राइट, अपनी बॉडी का नहीं है, फॉरेन सेल है, तो एंटीबॉडी उसको आइडेंटिफाई करेगी और अगर वो बाहर का है तो उसे मार भी डालेगी। अपनी सेल को वो पहचान लेती है कि भाई ये तो घर का सेल है, इसको छोड़ दो। ये समझ लीजिए घर का सेल है और ये बाहर का सेल है, ये घर का है। तो अभी एंटीबॉडी बी सेल होती है, दो टाइप के सेल होती है एंटीबॉडीज़ में, बी सेल और टी सेल। बी सेल आइडेंटिफाई करता है कौन घर का कौन बाहर का। बी सेल इधर आया, ये देखा कि हाँ भाई ये तो घर का है तो इसको छोड़ देगा। इधर आया और देखा कि हाँ भाई ये बाहर का है, तो ये टी सेल को ऑर्डर देगा कि भाई हाँ ये बाहर का है। अभी ये टी सेल मिल के इसे मार देंगे। ठीक है, तो टी सेल होता है किलर सेल, जिसका काम है मार देना। अभी दिक्कत क्या होती है कि जो बाहर से वायरस आएगा और वो इतनी ज़्यादा मात्रा में अगर बढ़ चुका है तो टी सेल कमज़ोर पड़ जाएगा, वो उसको लड़ाई कर नहीं पाएगा और हार जाएगा। दैट्स इट, ये हमारी बॉडी का सिंपल मैकेनिज़्म है। अभी mRNA वैक्सीन काम कैसे करती है, तो समझ लीजिए कि कोई वायरस आ रहा है, ठीक है, इधर इधर मैंने ऊपर बताया हुआ है, ये समझ लीजिए एक वायरस है राजू, और राजू का मेन हथियार क्या है, तो ये है, उसके हाथ में एक डंडा है, ये जो मैंने बनाया वो ये डंडा है उसका हथियार। अभी mRNA वैक्सीन क्या करेगी, ये जो डंडा है ना, जैसे हमारे अंदर DNA होता है ना, सब कुछ कोडेड है कि भाई इसकी आंखें कैसी होगी, नाक कैसा होगा, कोडेड है। वैसे ही वायरसेस में RNA होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये कोड रहता है। वैसे ही जो कोड पूरा का पूरा कोड है, उसमें से हम एक आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो डंडे वाला कोड है वो कौन सा कोड है। AUGC ऐसा करके कोड होता है। हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये भाई डंडे वाला कोड है ना, उसका नाम है AAGC फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए। हम इस कोड को ले जाकर दे देंगे अपनी बॉडी को, जो ये प्रोडक्शन कर रही थी ना, प्रोडक्शन हाउस था अपना, वहाँ पे दे देंगे भाई आप AAGC नाम का एक चीज़ बना दीजिए कुछ। तो बस हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारी बॉडी ऐसे डंडे बना देगी। अभी तक किसी फॉरेन सेल ने हमारे ऊपर अटैक किया नहीं है, हमारी बॉडी सिर्फ ऐसे डंडे बना रही है। ओके, अब ये डंडे आए हैं तो ये बाहर जैसे ना, घर का तो दिखने वाला नहीं है, ये बाहर जैसा दिख रहा है, तो बी सेल आएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और पता चल जाएगा कि हाँ ये बाहर का है, और टी सेल को बोलेंगे तो ये मार देंगे। अभी देखो फ़ायदा क्या हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ डंडा बनाया है, किसी ने इसको पकड़ा है नहीं, यानी वायरस तो खुद आया है ही नहीं,
सिर्फ उसका हथियार अंदर आया और उस पूरे हथियार का हमने डेटा कच्चा चिट्ठा जान लिया कि हाँ भाई इसका हथियार ऐसा दिखता है, ये वो, और हमारी बॉडी ने वो आइडेंटिफाई कर लिया और उसे मार दिया। अब ये डुप्लीकेट था। जब ओरिजिनल वायरस आएगा ना तो क्या होगा कि सेम वो वही डंडा लेके आने वाला है, और हमारी बॉडी को तो पता है कि ऐसा कोई डंडा लेके आए तो उसे कैसे मारना है, तो हमारी बॉडी तुरंत ही उसके सामने जीत जाएगी। इट इज़ जस्ट लाइक कि हमने पहले ही दुश्मन का सब इन्फॉर्मेशन जान लिया था, और जब वो आता है तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी, इसीलिए हम जीत गए। ठीक है, तो जैसे ही वो रेप्लिकेट करेगा हमारे प्रोडक्शन सेल के साथ, और जैसे ही बढ़ेगा वैसे ही हमारी बॉडी तुरंत ही आइडेंटिफाई कर लेगी कि वही है और उसको ख़त्म कर देगी। समझ गए आप? ठीक है, कि हमारे पास ऑलरेडी कोडेड उसका एरिया रहता है कि जिसके पास जो भी कैपेसिटी है लड़ने की, जो उसके स्पाइक प्रोटीन है, जो मैंने आपको ये डंडा बोला ना, वो एक्चुअली स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं। जो कोरोना वायरस था कोविड-19 का, उसका शेप कुछ ऐसा था, ऐसा। ठीक है, अब ये जो आपको लाइंस दिख रही ना, ये है उसका स्पाइक प्रोटीन। हमने mRNA वैक्सीन में क्या ही किया था कि यही सिर्फ जो स्पाइक प्रोटीन है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारी बॉडी को दे दी कि आप इसको बनाओ अपनी बॉडी में। वो बन गई, उससे हमें पता चल जाएगा भाई ऐसे जो भी कोई स्पाइक प्रोटीन वाला आता है सेल, तो उसको हमें मार देना है, और हमारी बॉडी इजीली मार लेती है क्योंकि पहले हमने ऑलरेडी ये कर चुका है। बी सेल की खासियत यही होती है कि अगर ये एक बार इसने वो कुछ किया हुआ है तो वो भूलता नहीं है, और वो दूसरी बार इजीली उसको किल कर देता है। दैट्स इट, यही टेक्नोलॉजी है। मैंने इजी टर्म में बताई, यहाँ पे थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में लिखा हुआ है कि इंट्रोड्यूसिंग पीस ऑफ RNA। पीस मतलब अपना ये जो कोडेड पार्ट है, वही वायरल प्रोटीन को हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे अंदर। ओके, mRNA क्या होता है? तो जेनेटिक मॉलिक्यूलर इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो मैंने आपको बताया, एक कोड जो प्रोटीन यूजिंग नेचुरल मशीनरी हम अपने अंदर बना लेते हैं। क्रिएट वायरल प्रोटीन अपनी बॉडी में हम बनाते हैं, साथ ही साथ उसकी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, मतलब ये बी सेल और टी सेल आए काम में और उनको मार दिया। सिमिलरली हमें mRNA वैक्सीन जो कोविड के लिए बनाई, वो इसी तरीके से काम करती थी, और उसका जो हथियार था उसका ये स्पाइक प्रोटीन। ठीक है, थोड़ा लंबा खींच लिया बट इट्स फाइन, आपको समझ आ गया तो इट इज़ वेल एंड गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया इलेक्टेड एज वाइस चेयर ऑफ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क्स सप्लाई चेन काउंसिल। देखिए, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, उसमें के मेन 4 पिलर हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिएगा 4 पिलर कौन कौन से हैं। सबसे पहला है ट्रेड, फिर है सप्लाई चेन रेजिलियंस, फिर क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। हमने 3 ज्वाइन किए हुए हैं, हमने ये फर्स्ट ज्वाइन नहीं किया है, ट्रेड वाला। ठीक है, 2, 3, 4 हमने कर लिया है। ट्रेड वाला इसीलिए नहीं किया क्योंकि हमें ये दिक्कत है कि अगर हम ट्रेड वाला ज्वाइन कर लें तो ऐसा हो सकता है कि इसके जो दूसरे मेंबर हैं वो इस इजी ट्रेड के चलते हमारे इंडिया में बहुत सारा सस्ता माल डाल देंगे, और अभी सस्ता माल आएगा तो हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको ही दिक्कत होगी, क्योंकि हम 100 रुपये में बना रहे हैं और अगर वो इधर 50 रुपये में ही डाल दे तो फिर हमारा कौन खरीदा। इसीलिए हमने ट्रेड को ज्वाइन नहीं किया है। बट हाँ, वी आर ऑब्जर्वर स्टेटस, हमारे पास ऑब्जर्वर स्टेटस है पिलर 1 का भी। ठीक है, अभी ये जो सप्लाई चेन रेजिलियंस वाला पार्ट है ना, उसी के अंदर आती है एक बॉडी, 3 बॉडी है मेन उसकी सप्लाई चेन रेजिलियंस में, उसमें एक आता है हमारा सप्लाई चेन काउंसिल भी। ठीक है, और इसी का इंडिया है वो वाइस चेयरपर्सन बन चुका है। ठीक है, तो ये एक सप्लाई चेन काउंसिल है। फिर हमारे पास क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क है कि कोई क्राइसिस आता है, इमरजेंसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे। फिर हमारे पास लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड है। ठीक है, चलो देखते हैं फिर सप्लाई चेन में चेन रेजिलियंस है क्या ये। तो सप्लाई चेन रेजिलियंस में क्या है कि कोई सप्लाई चेन हो, सबसे पहले सप्लाई चेन तो समझ लीजिए कि चाइना मत दीजिए, वो यहाँ पे नहीं है, कि समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया से हमारा आ रहा है कोल। ठीक है, उस कोल को हम इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया में इंपोर्ट करके हम उसका स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में उसको यूज़ कर रहे हैं। फिर वो स्टील पूरा का पूरा बन जाए, वो जाता है अमेरिका में, और अमेरिका में उस स्टील की कार बनाते हैं ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी एक सप्लाई है ना जो कि काम कर रही है। अभी समझ लीजिए एक सप्लाई में से कोई भी एक प्लेयर अगर बाहर निकल जाता है तो पूरी सप्लाई ही वीक पड़ जाएगी। समझ लीजिए इंडिया अगर निकल चुका है, समझ लीजिए इंडिया के अंदर फ्लड आ चुके हैं और इंडिया में जो स्टील की कंपनी थी वो बंद हो चुकी, तो इंडिया में बंद होने से अमेरिका में कार की मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाएगी, तो सप्लाई चेन डिसरप्ट हो जाएगी। अब ये सप्लाई चेन डिसरप्ट न हो उसके सामने हमें रेजिलियंस मिले, ये इसी का काम है, सप्लाई चेन रेजिलियंस। ठीक है,
तो एबिलिटी, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो एबिलिटी ऑफ सप्लाई चेन नेटवर्क टू विथस्टैंड डिसरप्शन, यही मैंने आपको बताया, ताकि इसका मिनिमम इम्पैक्ट पड़े रेवेन्यू पे और कस्टमर और कॉस्ट पे। ठीक है, सप्लाई चेन क्या होती है? तो इंटरकनेक्टेड जर्नी ऑफ रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स, ये भी मैंने आपको समझा दिया। थ्रेट्स ऑफ सप्लाई चेन क्या होते हैं? जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ तो उसके चलते गैस और पेट्रोलियम प्राइजेस बूम कर गए थे। इंडिया में नहीं इतना इम्पैक्ट पड़ा चलिए, पर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऐसा हो चुका था। फिर इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस, कि कोई ऐसे शॉक आ जाता है जैसे कोविड-19, तो डिमांड होती है वो एकदम से नीचे गिर जाती है या फिर एकदम से बढ़ जाती है। कुछ चीज़ों की बढ़ जाएगी, कुछ की कम हो जाएगी। मेडिकल इक्विपमेंट होंगे उसकी एकदम से बढ़ जाएगी क्योंकि सब लोग बीमार है। और किसकी घट जाएगी? तो टूरिज्म की घट जाएगी क्योंकि इस वक्त कोई बाहर नहीं जाने वाला है। तो ऐसे भी लॉस आते हैं जो सप्लाई चेन को हर्ट करते हैं। मेजर्स क्या क्या लिए हमने सप्लाई चेन के रेजिलियंस के लिए? तो हमने ग्लोबल सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव साइन किया है विथ ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान। फिर कोड सप्लाई चेन कोड के जो मेंबर है ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, उसके साथ हमारा सप्लाई चेन इनिशिएटिव साइन है। फिर नेशनली हमने गति शक्ति मास्टर प्लान, नेशनल मास्टर प्लान लाया है, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी PLI स्कीम। ठीक है, दैट्स इट, यही था इस न्यूज़ में, कुछ खास नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ये डायरेक्टली आपको काम नहीं आएगा कहीं पे भी। कहाँ पे क्या काम आएगा? तो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो है उससे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है। बाकी इनडायरेक्टली आप डेफिनेटली यूज़ कर पाओगे कि सप्लाई चेन बेटर होने के क्या फ़ायदे होते हैं इकोनॉमिक्स में। चलिए नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड नीड ऑफ कंटिन्यूअस लेजिस्लेटिव असेसमेंट। ओके, लेजिस्लेटिव असेसमेंट, वर्ड को तोड़िए, लेजिस्लेशन, ठीक है, और उसका असेसमेंट। देखो, कोई भी अगर लेजिस्लेशन आता है तो उसके कुछ ना कुछ रिपरकशंस होते ही हैं। ठीक है, क्या हो सकता है कि भाई कि पब्लिक के क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसका एनवायरनमेंट क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, एसेट्रा एसेट्रा। तो उसी का असेसमेंट करने के लिए हमारे पास है लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ये भाई कंटिन्यूस रहना चाहिए इस काम करने वाला, कि असेसमेंट करे कि क्या फ़र्क पड़ेगा। देखिए, तो ये सिस्टमेटिक अप्रोच है जो एनालाइज करती है कोई भी लेजिस्लेशन का पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट, और उसके अकॉर्डिंग वो प्रपोज करती है कि लेजिस्लेशन में क्या हमें चेंज करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ओके, असेंशियल कंपोनेंट्स क्या होते हैं इसको? तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करना, एक्सप्लोर चॉइसेस करना, किसके बदले हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर करना जो भी स्टेक होल्डर्स है। मतलब समझ लीजिए स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई लेजिस्लेशन आया हुआ है तो स्टील कंपनीज़ के साथ हम, वो उसके स्टेक होल्डर होंगे, उसके साथ कंसल्ट करना, सोशियो इकोनॉमिक एनालिसिस और इम्पैक्ट असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग। ओके, नीड क्यों है हमारे यहाँ पे? तो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, क्योंकि हमारे पास ये इंश्योर करेगा कोई भी लॉ कि जो जो बना है वो साउंड है और ऑप्टिमाइज कर रहा है अपने रिसोर्सेज को। ओके, प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाएगी और कोहेरेंस हो जाएगा कि ये जो नया लॉ आ रहा है वो अच्छा है और पॉलिसी में हमें हेल्प करेगा। ओके, फिर एब्सेंस ऑफ सनसेट क्लॉज। तो सबसे पहले तो सनसेट क्लॉज क्या होता है? ठीक है, तो सनसेट, जैसे सनसेट हो रहा है वैसे ही कोई भी हम पॉलिसी लेके आते हैं और उसमें बता देते हैं कि भाई 10 साल के बाद ये पॉलिसी ख़त्म, तो उसको बोलेंगे सनसेट क्लॉज। ठीक है, अभी एब्सेंस ऑफ सनसेट क्लॉज में क्या हो रहा है कि अगर हम सनसेट क्लॉज किसी भी पॉलिसी का नहीं लेके आ रहे हैं तो वो रिडंडेंसी होती रहेगी, कि वो बार बार ओवरबर्डन रहता रहेगी कि एक ही पॉलिसी को बार बार संभाल के रखना है, उसको बार बार रिव्यू करते रहना है, एसेट्रा। ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है इन लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट में? कि भाई एब्सेंस है हमारे पास इंस्टीट्यूशनलाइज फ्रेमवर्क की, फिर इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं है, स्टेक होल्डर के साथ एंगेजमेंट हमारी बहुत इनएडिक्वेट होती है। ठीक है, ये नॉर्मल चैलेंजेस है। आप कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसमें ये नॉर्मल चैलेंज लिख सकते हो चैलेंजेस, दूसरी जगह पे भी ये चले जाएंगे क्योंकि ये इंडिया की प्रॉब्लम है ही। और आपको खुद भी आइडेंटिफाई करना है कि आप अपने आसपास क्या प्रॉब्लम्स देख रहे हो। जो आपको प्रॉब्लम आती है या किसी और को आती है वो हमारी सिस्टम की प्रॉब्लम है। आप जहाँ पे भी फिट हो सकते हैं उसको उस चैलेंजेस में लिखो, और उसमें रिकमेंडेशन क्या लिखोगे? फिर जो भी दिक्कत है हमारी वही उसका रिकमेंडेशन कि इसको ठीक करो। दैट्स इट, ईजी आंसर। कि अगर कोई आपको आंसर नहीं आता है तो अगर आता है तो वेल एंड अच्छे से लिखिए भाई। चलिए, एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म क्या है एसएस लेजिस्लेशन के लिए? तो स्टैंडिंग कमेटी हमारे पास, कोई भी लेजिस्लेशन आता है तो स्टैंडिंग कमेटी उसको चेक करती है। इफ़ यू डोंट नो व्हाट इज़ इट, गो एंड रीड पॉलिटी। नीति आयोग है हमारी जो कि मॉनिटर करती है पॉलिसीज़ को और रिफॉर्म भी करती है ज़रूरत पड़ने पर। फिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, मतलब कि कोई एनजीओ है या फिर कोई प्रेशर ग्रुप है, ऐसा कुछ भी हो सकता है।
इंडस्ट्री के एसोसिएशंस है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस है। ओके, साथ ही साथ सेकंड ARC की रिकमेंडेशन है कि आप कोई भी रेगुलेशंस ला रहे हो, साथ ही साथ उसका एक रेगुलेटर भी बनाओ जो उसको असेस करेगा पीरियोडिकली, और उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत होगी तो आपको वो भी बताएगा। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अभी देखो, कोई भी पॉलिसी मेकिंग होगी ना, वहाँ पे ये पॉइंट चला जाएगा कि इसकी नीड है। ओके, इतना ही था। अगेन ये भी इतना काम का न्यूज़ नहीं है, बट जनरल जो भी पॉइंट है उसको आपको याद रख लेना है। याद भी मत रखो, बस समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप, ये इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ सकता है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। देखिए क्या है, स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के बारे में सबसे पहले ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, लिमिटेड कंपनी, कंपनीज एक्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड है। इसका मेन फोकस क्या है, तो लोगों के अंदर स्किल को डेवलप करना, दैट्स इट। अभी इधर क्या न्यूज़ में है, तो इन्होंने ये एम रखा है कि भाई ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट के साथ मिलकर, नाम ज़रूरी नहीं है, बस किसी एक बॉडी के साथ मिलकर वुमेन को ऑनलाइन फ्री एंटरप्रेन्योरशिप कोर्सेज प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, कौन से पोर्टल के थ्रू, तो स्किल इंडिया डिजिटल हब के अंदर, थ्रू स्किल इंडिया डिजिटल हब। ओके, इसका फ़ायदा क्या होगा, तो इनका एम है कि हम जनरेट करेंगे नए 25 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, बढ़िया, जिसके पास स्किल नॉलेज रिसोर्स होगा। ओके, तो इसका फ़ायदा क्या होने वाला है, तो जॉब क्रिएशन होगा। ऐसा अंदाज़ा है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू नीति आयोग, ये 170 मिलियन जॉब्स नए लेके आएगा। जीडीपी इंक्रीज़ होगी, अगर 50% भी वुमेन वर्कफोर्स में आ जाती है तो हमारा 1.5% जीडीपी इंक्रीज़ हो गया अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक, और ये 1.5 बहुत ही बड़ा नंबर है। ओके, फिर इनोवेशन बिजनेस में बढ़ेगा, ये इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। सोशल क्या है, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, एजुकेशन अच्छा होगा, अवेयरनेस, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, ये सब बढ़ेगी। ओके, पॉलिटिकल में क्या हो सकता है, तो स्ट्रॉन्ग वुमेन एजेंसी आगे आएगी, पॉलिटिकल एडवोकेसी बढ़ेगी। अभी देखो, अभी तक क्या होता है कि वुमेन का इतना अगर रिप्रेजेंटेशन है ही नहीं, तो उनके अकॉर्डिंग हर एक स्फीयर में पॉलिसी बनती ही नहीं है। अगर वुमेन आएगी नए स्फीयर में तो वो पॉलिसी भी अपने अकॉर्डिंग कुछ कुछ ले पाएगी। आगे कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या होगा, तो इंडिया के जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स है, आर्ट्स है, उसको भी हम एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। इंडियन कल्चरल हेरिटेज को हम आगे लेके जा पाएंगे। ओके, देखो ये बेस्ट आंसर होता है अगर आप पॉइंट के अंदर पॉइंट लिख पाते हो, इकोनॉमिक फिर उसके अंदर पॉइंट, सोशल फिर उसके अंदर पॉइंट, तो ये आपका मस्त आंसर होता है। इससे आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं, और उसमें भी आप अगर ये डेटा सब लिख सकते हो, इट इज़ वेल एंड गुड, आइसिंग ऑन द केक। ओके, चैलेंजेस क्या क्या हो, हर जगह पे ये करने मत रहना, वरना आपका टाइम ज़्यादा जाएगा, 7 मिनट में आप लिख नहीं पाओगे। चैलेंजेस क्या क्या होते हैं हमारे पास, तो जेंडर गैप है, हर जगह पे है, फाइनेंस में भी, इंटरनेट में भी, और मेल डोमिनेटेड फैमिली स्ट्रक्चर है हमारा, अभी तक पैट्रियार्की ही हमारे यहाँ पे चलती है। सोशल कल्चरल बैरियर्स है हमारे पास, बैलेंस करना पड़ता है उनको, घर का भी वर्क और बाहर का भी वर्क। ओके, अदर्स क्या क्या है, तो लिटरेसी का हमारे पास कम है, अभी भी हमारे जो सेकेंडरी एजुकेशन है वहाँ पे वुमेन का इनरोलमेंट काफ़ी कम है, उनका ड्रॉप आउट ज़्यादा है इन कंपेयर टू मेल। फिर सेफ्टी ऑफ वर्क प्लेस, हमेशा ये हमें देखने को मिलता है, फिर वो चाहे प्रेस्टीजियस से प्रेस्टीजियस कंपनी क्यों ना हो, और एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजी भी अभी भी कम है। ओके, तो क्या हमने इनिशिएटिव क्या क्या लिए, चैलेंजेस बहुत ही जनरल है, आपको वैसे भी आ जाएंगे। इनिशिएटिव क्या क्या लिए, आपको याद हमेशा रखना है इनिशिएटिव, कोई भी पॉलिसी है, किसी भी बात है, इनिशिएटिव याद रखने हैं आपको, क्योंकि आप इसको दूसरी भी जगह यूज़ कर पाओगे और ये इंपॉर्टेंट भी होते हैं। चलिए, सबसे पहले मुद्रा लोन्स। मुद्रा लोन्स क्या होती है, तो किसी भी स्टार्टअप को अपना बिजनेस स्टार्ट करना, तो उसके लिए आपको लोन दी जाती है, नो कोलेटरल लोन, मतलब आपको सिक्योरिटी में कुछ नहीं रखता है। अगर ये बाई वुमन लिया जाता है तो 10 लाख तक मिल सकती है। ओके, फिर स्टैंड अप इंडिया प्रोग्राम है, जिसमें हम वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को फोकस करते हैं, मेल को भी करते हैं, ये जनरल है। स्टैंड अप इंडिया सिर्फ वुमेन के लिए नहीं है, बट वुमेन हमारे पॉइंट में है तो हम लिख लेंगे। फिर हमारे पास ट्रेड्स है, ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंस एंड डेवलपमेंट, ये भी नॉर्मल है, बट वुमेन का क्वेश्चन है तो वुमेन फोकस में रख के लिखा हुआ है, वुमेन थ्रू NGO। फिर वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम है बाय नीति आयोग। ओके, साथ ही साथ आप इधर लिख सकते हो कि हम प्रमोट कर रहे हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप को। सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना, वो वुमेन के डेवलपमेंट में ज़्यादा काम कर रहे हैं दूसरे चीज़ों से कंपैरिजन में। ओके, तो ये पूरा का पूरा आंसर है और ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और इनका जो डेटा है वो आप याद रखोगे, कहीं पे भी इसको अपने नोट्स में डाल लो और ये भी डाल लो कि ये मिशन हम लेके आए हैं वुमन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट न्यूज़, भारतीय वायुयान विधेयक 2024 इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। अभी देखो बिल है, पास नहीं हुआ है, जब पास होगा तब हम डेफिनेटली फिर से इसको देखने ही वाले हैं। चलिए ऐसे ही थोड़ा ऊपर से देख लेते हैं क्या है ये। तो जो हमारा पुराना एक्ट है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 उसको ये रिप्लेस कर देगा, उसके बदले भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पास हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या क्या है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि आप अपने अकॉर्डिंग जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके अकॉर्डिंग कोई नए रूल्स बना सकते हो इन इंडिया। इंटरनेशनल कन्वेंशन कौन कौन से हमारे एयरक्राफ्ट के लिए, तो शिकागो कन्वेंशन है, साथ ही साथ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन कन्वेंशन, 2 है। शिकागो कन्वेंशन ज़्यादातर न्यूज़ में रहता है तो ध्यान रखना है आपको। ओके, साथ ही साथ ये पावर देता है टू गिव डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी एंड एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो कि वो अपनी पावर बढ़ा सकते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बिल एम्पावर करेगा कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन में पब्लिक सेफ्टी के लिए वो कुछ भी ऑर्डर बना सकती है, जैसे कि डिटेन कर लिया पूरे के पूरे एयरक्राफ्ट को। ठीक है, आप ये बता सकते हो कि ये जो बिल आ रहा है वो ज़्यादा सेंट्रलाइज, वैसे भी सेंट्रलाइज होना चाहिए क्योंकि ये सिविल एविएशन की बात है और ये नेशनल इशू है, तो ये नेशनल सेंट्रल को पास ज़्यादा पावर हो वही अच्छा है। चलिए, सिग्निफिकेंस क्या होगा बिल, तो आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव को और बढ़ा देगा, यूएवी फाइन टैक्सीज उसको हम और अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे और वाइडर कवरेज तक पहुंचा पाएंगे। और साथ ही साथ रैपिडली ग्रोइंग मार्केट जो हमारी एविएशन की है उसको हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये बढ़ने वाली है 8 से 13% तक, तो हमें इधर भी रेगुलेशन की काफ़ी नीड है, तो हमें ये उधर काम आएगा बिल। ओके, तो जो इन फ्यूचर नीड आने वाली है हम उसको डील कर पाएंगे। इतना काम का न्यूज़ नहीं है क्योंकि अभी भी बिल है, पास होगा तब ये ज़्यादा काम का होगा। न्यू बिल जो भी पास होता है उसके ऊपर हमेशा ज़्यादातर ऐसा समझ लीजिए 70% केसेस में मेन से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट सेक्टर फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ओके, इसरो ने अभी अनाउंस किया है, सॉरी इसरो ने नहीं पर इसरो की बॉडी ने इन स्पेस जो है नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि पर्टिकुलरली काम करता है प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने के लिए स्पेस सेक्टर में, उन्होंने ही अनाउंस किया है कि भाई जिनको भी अपनी सैटेलाइट लॉन्च करवानी है प्राइवेट सेक्टर में वो आइए और लॉन्च कीजिए। अभी पोर्टल ओपन है और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा लीजिए। अभी इसमें होगा क्या, हम जो सैटेलाइट ऑपरेट करेंगे वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में डालने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, चलो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट होता क्या है। देखो, ये अगर अर्थ है, अर्थ का जो इक्वेटर हमारा एरिया है, अगर इस एरिया में सिर्फ कोई सैटेलाइट रह रही है तो उसको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी। अभी देखो, जियो अब मतलब अर्थ और स्टेशनरी मतलब क्या होता है, स्टेशनरी, ये मेरा पेन ख़राब हो चुका है, मैंने ऑर्डर किया है तो आएगा तो मैं बेटर लिख पाऊँगा, ये टूट चुका है मेरा। स्टेशनरी में क्या होता है कि अर्थ की स्पीड के अकॉर्डिंग ही घूमती है, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर पे घूमती है, तो हम कभी भी ऊपर देखते हो तो हमें लगता है कि ये सिर्फ उधर ही रुकी हुई है, इसीलिए इसका नाम है स्टेशनरी। दूसरी होती है जियो सिंक्रोनस। सिंक्रोनस में क्या है, तो ये ऐसे ऐसे ट्रैवल करती है, रुकिए मैं दूसरा बना लेता हूँ, ये ऐसे ट्रैवल करती है। ठीक है, इसका ऑर्बिट ऐसे हो, आपको या तो ऐसे दिखेगा पूरा का पूरा 3D में अज्यूम करना कि आपको ये ऐसे दिख सकता है इसका ऑर्बिट, या फिर ऐसे दिख सकता है। तो ये स्टेशनरी नहीं लगती है इन शॉर्ट, क्योंकि अर्थ की डायरेक्शन में ये मूव नहीं कर रही है, उल्टा सुल्टा मूव कर रही है, तो आपको ये घूमती हुई दिखती है, इसीलिए इसका नाम होता है जियो सिंक्रोनस। तो हमने जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में सैटेलाइट डालने वाले हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करने के लिए इन्विटेशन दिया है कि आप आइए। अभी ये आएंगे तो सही, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ITU के साथ बात करना पड़ता है, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ये क्या करता है, तो जितनी भी ऑर्बिट है उसमें से कौन सी ऑर्बिट, देखो ये अर्थ पे अगर ऑर्बिट को घूम रहे हैं, सिर्फ हमारी तो ऑर्बिट नहीं होगी ना, यहाँ पे चाइना की भी सैटेलाइट होगी, अमेरिका भी होगी, हर एक देश की होगी अपनी अपनी सैटेलाइट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, डिफेंस सैटेलाइट अलग अलग। तो कौन सी ऑर्बिट में हम डाल पाएंगे नई सैटेलाइट, तो जगह खाली होनी चाहिए ना, जैसे रोड खाली होना चाहिए, वैसे ही ये सब देखता है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कि किधर हम फिट कर सकते हैं। तो यही ITU ही हमें बताएगा कि कौन सी ऑर्बिट में, ऑर्बिट को आप यूज़ कर सकते हो और कौन सा स्लॉट और कौन सी फ्रीक्वेंसी
खाली है ताकि हमारे पास सैटेलाइट का क्रैश वैश ना हो जाए। ओके, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या होगा भाई इसका? प्राइवेट सेक्टर अगर स्पेस में आता जा रहा है तो इनोवेशन सबसे पहले तो आएगा और कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जितने ज़्यादा मार्केट में प्लेयर हैं उतना ज़्यादा कंपटीशन, और जितना ज़्यादा कंपटीशन उतना प्राइस आपको ईजी मिलेगा। फिर कॉमर्शलाइजेशन ऑफ स्पेस हो जाएगा, क्योंकि नए नए बिजनेस आ रहे हैं, सैटेलाइट सर्विस और ज़्यादा मिलेगी, स्पेस टूरिज्म बढ़ेगा। स्पेस टूरिज्म देखो हमारे यहाँ इतना नहीं है, इतना क्या है ही नहीं, बट यूएसए में बढ़िया चल रहा है। बर्ग जो है वो बना रहे हैं, जेफ बेजोस बना रहे हैं, एलन मस्क बना रहे हैं, ये सब स्पेस टूरिज्म कर रहे हैं। आप 10 मिलियन दीजिए और स्पेस घूम के आ जाइए। फिर कॉम्प्लीमेंटिंग गवर्नमेंट एफर्ट्स, तो गवर्नमेंट तो ऑलरेडी काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर प्राइवेट सेक्टर भी काम करते हैं तो गवर्नमेंट का बर्डन रिड्यूस हो जाता है, तो हो सकता है हम और अच्छे से कब अपने मिशन पे काम कर पाएँ। तो गवर्नमेंट के एफर्ट को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, चैलेंजेस क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास लीगल और रेगुलेटरी चैलेंज है, क्योंकि हमारे पास कोई पर्टिकुलर ऐसी पॉलिसी है नहीं कि प्राइवेट सेक्टर आता है तो वो क्या कर पाएगा क्या नहीं कर पाएगा, तो लैक ऑफ क्लैरिटी है डेफिनेटली। फंडिंग की भी इशू है, क्योंकि स्टार्टअप बहुत सारे हैं जो कि और ज़्यादा आना चाहते हैं पर उनके पास कैपिटल ही नहीं उतना, तो वो भी दिक्कत है। और कोई नया इन्वेस्टर आना भी नहीं चाहता है अभी के लिए, क्योंकि स्पेस सेक्टर में काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर हमने ये डाला और कहीं पैसा डूब गया उससे अच्छा रहने दो। स्पेसक्राफ्ट समझ लीजिए कोई बनाई और ऊपर जा रही थी तभी टूट गई, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट पानी में चला जाएगा, तो रिस्क फैक्टर रहता है, तो फंडिंग इतनी जल्दी नहीं आती है। और दूसरा स्पेस के रिलेटेड कंसर्न है कि स्पेस डेब्रीज बढ़ जाएगी। स्पेस डेब्रीज मतलब स्पेस का कचरा। समझ लीजिए हमने 10 सैटेलाइट डाली हुई थी 1980 में, पर अब तो वो सैटेलाइट काम नहीं कर रही है क्योंकि हमने नई डाल दी है, तो जो भी जिसकी भी पुरानी सैटेलाइट होती है वो ऐसे ही घूमती रहती है, वो अभी काम कुछ नहीं आ रही है, सिर्फ डेब्री है। तो लगातार हर एक देश की इतनी डेब्रीज बढ़ती जा रही है कि स्पेस का जो ऑर्बिट है वो एकदम ही कॉन्जेस्टेड होता जा रहा है। तो और हमें डर भी लगता है कि कैसलर इफेक्ट जैसा चीज़ हो सकता है। कैसलर सिंड्रोम क्या होता है? समझ लीजिए ये भी सैटेलाइट, ये भी सैटेलाइट, ये भी सैटेलाइट है, अगर एक दूसरे के साथ टकरा गई तो उसके पीछे जितनी भी आ रही है वो सब टकरा जाएगी, पूरी की पूरी ऑर्बिट और आजू बाजू में ब्लास्ट 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 होंगे और सब एक दूसरे से टकरा जाएंगे। यह है कैसलर इफेक्ट। तो स्पेस डेब्री से बढ़ते हुए कैसलर इफेक्ट के चांसेस भी हैं। और इंटरनेशनल जो भी कन्वेंशन है उसके साथ कोई कॉम्प्लायंस और लाइबिलिटी इतनी रखता है नहीं। देखो ट्रीटी तो है हमारे पास, स्पेस ट्रीटी, मून ट्रीटी एक्सेट्रा, बट कुछ काम की है नहीं, इतना इम्प्लीमेंट होता नहीं है। चलिए जाने दीजिए। हमने इनिशिएटिव क्या क्या लिए हैं। इनिशिएटिव ज़्यादा काम है क्योंकि चैलेंजेस ऐसे ही हम लिख लेंगे, सिग्निफिकेंस भी हम खुद लिख लेंगे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के चलते चलते, बट इनिशिएटिव याद रहना चाहिए। सबसे पहले एफडीआई हमने 100% कर दिया है कि बाहर से जो पैसा आ रहा है इन्वेस्टमेंट 100% तक आ सकता है, चलेगा। इन स्पेस हमने बॉडी बना ली है अलग से कि आप सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को देखो। हमारी न्यूज़ भी थी ना कि इन स्पेस ने ही बुलाया हुआ था कि आप प्राइवेट सेक्टर को देखो और उसको लेके आओ। फिर इंडियन स्पेस पॉलिसी हमने बनाई है, इसमें भी हम वही करते हैं कि प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेंट जितना बढ़ पाए उतना बढ़ाइए। ओके, बड़ी न्यूज़ ख़त्म हो चुकी है। ये देखो काम की न्यूज़ है कायदे से, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी स्पेस में इतना कर रही है, तो ऐसे सब मामूली पॉइंट है वो आपको हमेशा ऑन द टिप ऑफ टंग होने चाहिए, कभी भी आप बोल लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट न्यूज़ कोशिश करेंगे 10 मिनट में कवर कर लें। सबसे पहला है प्रिविलेज मोशन। देखो प्रिविलेज मोशन में सबसे पहले तो प्रिविलेज क्या होता है, तो डेफिनेटली हमारी ये लेजिस्लेचर की बात है, तो लोकसभा में एंट्री नंबर 222 और राज्यसभा में शायद 187 के आसपास ही है, तो कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं, उसके आसपास जो है उसमें प्रिविलेज मेंशन किया गया है दोनों हाउस का। प्रिविलेज होता क्या है कि सर्टन जितने भी मेंबर हैं उनके पास सर्टन एक एडवांटेज है कि भाई आप खुले होकर कुछ भी बोलिए, इट्स फाइन, आपके ऊपर कोर्ट प्रोसीडिंग भी नहीं होगी और कोई चार्जेस वार्जेस भी नहीं लगाए जाएंगे, ठीक है, ताकि वो बिना फियर के अपना अच्छे से काम कर पाए। अभी दिक्कत क्या होती है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच तो इन लोगों ने दिया ही है कि अब आप बिना डरिए कुछ भी बोलिए, बट आप कुछ ऐसा बोल देते हो जो कि आपके प्रिविलेज में कवर नहीं है। मतलब समझ लीजिए कि प्रिविलेज में कवर किया गया है कि आप ABCD बोल सकते हो, पर आपने बोल दिया 1 2 3, तो ये आपका ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो जाएगा कि आपके प्रिविलेज में ये था ही नहीं, तो ये आपने गलती कर दी। तो जो सामने वाला कोई भी मेंबर होगा
अगर मैंने बोला है तो कोई भी अदर शख्स है वो मेरे सामने लेके आ सकता है मोशन, प्रिविलेज मोशन, ताकि क्योंकि वो बोलेगा कि भाई इसके प्रिविलेज जो भी थे वो ब्रीच हो चुके हैं। अभी हम इसके सामने लेके आ रहे हैं प्रिविलेज मोशन। अभी ये मोशन होता है, इसकी खासियत क्या है कि ये मोशन जो उसके लीडर हैं, हाउस के लीडर, वो या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या तो रिजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये उनका खुद का डिसीजन है, इसमें कुछ वो दिक्कत नहीं होती है। ओके, दैट्स इट। क्वेश्चन क्या हमारा आ सकता है? सबसे पहले कि प्रिविलेज मोशन है, क्या वो दोनों हाउस में है? तो हाँ है। क्या वो कहाँ पे मेंशन है? तो अपनी लोकसभा और राज्यसभा की बुक में मेंशन है। ओके, फिर ये 105 आर्टिकल भी बताता है प्रिविलेज पावर में, ये आप कहाँ पे पढ़ोगे? तो राइट टू इक्वलिटी आता है, वहाँ पे मिल जाएगा पॉलिटी में। फिर क्या जो चेयर होता है, स्पीकर या चेयरमैन, क्या वो उसको रिजेक्ट कर पाएगा या फिर एक्सेप्ट कर पाएगा? वो दोनों कर सकता है, उसकी मर्जी है। ओके, question on a privilege can be raised by two condition, restricted on specific matter on recent occurrence and requires intervention of house। मतलब दो कंडीशन पे उठा सकते हैं क्वेश्चन प्रिविलेज पे, कि कोई स्पेसिफिक मैटर हो गई हो या फिर कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, इस हाउस में कोई भी बात हो रही हो जिस पे उसकी में हाउस की इंटरवेंशन की ज़रूरत हो। ओके, हटा दीजिए, काम का मैंने आपको बता दिया। निर्भया फंड, तो वुमेन की सेफ्टी के लिए ये हमने फंड बनाया हुआ है। यहाँ पे नॉन लैप्सेबल कॉर्पस होता है, मतलब जो एक बार आपको पैसा मिला है वो लैप्स नहीं होगा, आप हमेशा अगले साल भी उसे यूज़ कर पाओगे, तीसरे साल भी यूज़ कर पाओगे, इट इज़ फाइन। इसमें मेन फोकस क्या होता है? तो वुमेन के लिए हम काम करेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए हम काम करेंगे, सिक्योरिटी के लिए काम करेंगे। ओके, फंडिंग पैटर्न क्या रहती है? तो स्टेट को जो पैसा जाता है वो 60-40 के रेशियो में जाता है, यानी कि 60 जो होगा वो सेंटर देगा, 40 होगा वो स्टेट देगा। ओके, फिर 90-10 है स्टेट्स जिसके पास डिफ़िकल्ट टेरेन है, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले समझ लीजिए, और 100% यूटी के लिए। कवर क्या करता है? तो वन स्टॉप सेंटर स्कीम है जो कि कंपोनेंट है मिशन शक्ति का। अब ये सिर्फ मिशन शक्ति मत देखिए, देखो मिशन शक्ति अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर और दो टर्म और दो स्कीम आती है। एक आती है सामर्थ्य और दूसरी आती है संबल। ठीक है, और ये संबल है ना, उस संबल के अंदर आता है वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, तो मिशन शक्ति एक बड़ी स्कीम है, इसके अंदर और दो आती है, सामर्थ्य और संबल, और संबल के अंदर आता है वन स्टॉप सेंटर। वन स्टॉप सेंटर ही सिर्फ नहीं आता, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी इसके अंदर है, नारी अदालत भी इसके अंदर है, और वुमेन हेल्पलाइन भी जो आती है वो भी इसके अंदर आती है। ठीक है, मतलब वुमेन की सेफ्टी के लिए जो बात आएगी वो यहाँ पे आएगी। और सामर्थ्य में क्या आएगा? सामर्थ्य में एम्पावरमेंट वाली बात आएगी, जैसे उज्ज्वला योजना है, सुधार गृह है वुमेन का, प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है, कि उसका एम्पावरमेंट हो जाए। और जो संबल में होगा वहाँ पे होगा सेफ्टी। ठीक है, सामर्थ्य में हम सामर्थ्य बना रहे हैं, संबल में हम उसको शक्ति प्रदान कर रहे हैं कि वी आर विद यू, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ठीक है, तो ये उसका वन ऑफ द कंपोनेंट है निर्भया फंड। ठीक है, फिर है एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो ये किसकी बात करता है? जो हम जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हैं ना, उसको ऑथेंटिकेट करने का काम, दैट्स इट। ठीक है, जैसे हमारा कोई ट्रांजेक्शन होता है डिजिटल, तो उसमें हम ऑथेंटिकेशन नंबर अपना डालते हैं या फिर कोई बाई OTP डालते हैं। समझ लीजिए मैं जो कोई चीज़ लेनी थी उसका एक बार OTP आएगा ना, अभी उस OTP को मैं अगेन रीयूज़ नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, यही होता है फैक्टर ऑथेंटिकेशन, दैट्स इट। अभी हम फ्रेमवर्क रिलीज़ किया है हमने एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें भी सेम हम वही काम करने वाले हैं कि डिजिटल पेमेंट के जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको ऑथेंटिकेट करना है, दैट्स इट। कौन से एक्ट के अंदर ये डिफाइन होते हैं हमारे? तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। ओके, नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। फिर है कृष्णराज सागर डैम, तो कावेरी रिवर के ऊपर ये डैम बिल्ट है। किन्होंने बिल्ड करवाया था? तो वोदिया डायनेस्टी ने बिल्ड करवाया था। और किन के नाम पे है? तो राजा कृष्णराज उदया 4। ओके, न्यूज़ में क्या था? तो कावेरी बेसिन में ज़्यादा पानी बढ़ गया है, तो ये जो डैम है उसकी वाटर राइट है वो इंक्रीज़ कर दी है, दैट्स इट। दूसरा क्या काम का है सिग्निफिकेंस? तो ये वाटर है, यहाँ पे दूसरा भी एक पावर स्टेशन है, शिव समुद्रम। ठीक है, और कुछ काम का इसमें नहीं है, सिर्फ आपको लोकेशन और नाम ध्यान रखना है कि शिव समुद्रम पावर स्टेशन कहाँ पे है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, और कृष्ण राज सागर डैम कहाँ पे है। ओके, फिर एक्सरसाइज तरंग शक्ति न्यूज़ में है, एयरफोर्स की है ये फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज है। ओके, मल्टीनेशनल।
तरंग शक्ति कहाँ पे अभी उन्हें ये हुई है, तमिलनाडु में और राजस्थान में हुई है। ओके, नाम याद रखना है एक्सरसाइज का, क्योंकि 24 में एक्सरसाइज के ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था, वैसे भी आता है, ठीक है। फिर है नैनो माइंड। अभी देखो ये क्या कर रहे हैं, नाम से ही हमें पता चलता है, नैनो मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, माइंड मतलब माइंड। ओके, तो रिसेंटली साउथ कोरिया ने क्या किया है कि मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हुए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हुए कोई माइस चूहा होता है, चूहे का स्पेसिफिक पार्ट ब्रेन का वो कंट्रोल कर लिया। अभी इससे क्या पता चलता है कि हम किसी के भी ब्रेन को कंट्रोल कर सकते हैं, राइट। ये उसका एक इनिशियल फेज हो सकता है। यही टेक्नोलॉजी है नैनो माइंड। इसका फुल फॉर्म क्या है, नैनो मैग्नेटोजेनेटिक इंटरफेस फॉर न्यूरोडायनेमिक्स। ओके, मैग्नेटोजेनेटिक इसीलिए है कि मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज़ कर रहे हैं। ओके, आगे इट यूजेस मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटाइज नैनो पार्टिकल्स एंड एक्टिव टारगेटेड ब्रेन सर्किट्स। तो हम स्पेसिफिक ब्रेन को टारगेट कर पाएंगे, जो हमें यूज़ करना हो उसको हम यूज़ कर पाएंगे। ये इनिशियल फेज़ है और सिर्फ माइस पे अभी ट्राई हुआ है, आगे जाके ह्यूमन पे भी एक टाइम पे होगा। जैसे एलोन मस्क अपना बढ़ा रहे हैं ना न्यूरल लिंक, उसमें का वही काम है कि ब्रेन के साथ कनेक्शन बिठा दिया जाए चिप का, फिर रिमोट से आप कुछ भी कंट्रोल करो। ओके, फिर है बैगलेस डेज। ये भी इतना काम का नहीं है। बैगलेस डेज तो 6 से 8 साल के बच्चों के लिए बैगलेस डेज का हम बात कर रहे हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जैसे कि बताया गया था। दैट्स इट, काम का नहीं है, हटा दीजिए। बोला है कि बस 10 डे बैगलेस डेज होने चाहिए, पीरियड ऑफ सम टाइम, ग्रेजुएट्स। ओके ओके, ग्रेड 6। ओके, अल्जाइमर डिजीज़। तो देखो एक ड्रग है हमारे पास, लाकेम्बी ड्रग्स, कैसे भी प्रोनाउंस कर लीजिए इसको। ये क्या करता है कि अल्जाइमर को ये स्लो कर देता है अराउंड 3 साल तक, ठीक है। सबसे पहले अल्जाइमर क्या होता है, तो अल्जाइमर एक डिमेंशिया है, इसके अंदर बंदा धीरे धीरे अपनी मेमोरी लॉस कर जाता है। जैसे समझ लीजिए पहले आप छोटे छोटे चीज़ें भूल जा रहे हो कि भाई इस रूम में क्यों आया था, फिर आप भूल जा रहे हो अपना एड्रेस क्या है, फिर अपना नाम, धीरे धीरे आप सब कुछ भूल जाओगे। ये ज़्यादातर आफ्टर 60 हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है जैसे वैसे वैसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इवन अभी तो सोशल मीडिया से यंग एज में भी होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। ओके, अभी इसके लिए हमने दवाई बना ली है लेकेम्बी, ऑलरेडी है। ये उसको रोक तो नहीं पाता है बट उसको स्लो कर देता है कि ये धीरे बढ़ेगा। अब ये लेकेम्बी क्या है, तो एंटीबॉडी इंट्रावेनियस इंटरफ्यूजन थेरेपी है। ये क्या होता है थेरेपी, बकवास नाम लिखा है इधर, यहाँ पे आप लिख लीजिए मोनोक्लोनल थेरेपी है। यहाँ पे इन शॉर्ट होता क्या है, मोनोक्लोनल, देखो नाम अलग कर दीजिए, मोनो मतलब सिंगल, क्लोनल मतलब क्लोन किया हुआ है। तो हमने ऊपर बात की थी ना कि हमारी एंटीबॉडीज़ होती है बी सेल और टी सेल, जो आइडेंटिफाई करते हैं फॉरेन सेल को, ओके, फिर उनको मार देते हैं। सेम इसमें हम क्या करते हैं, इनडायरेक्टली डुप्लीकेट हम इंड्यूस कर देते हैं, इन्फ्यूज़ कर देते हैं एंटीबॉडीज़, जो क्या काम करेगी, जो भी बैक्टीरिया या फिर वायरस होगा उसको पकड़ेगी और मार डालेगी इनडायरेक्टली, ठीक है, आर्टिफिशियली। हमारे बॉडी के अंदर जनरेट नहीं हो रही है बट हम इंजेक्शन से या दवाई से इसको डाल रहे हैं, दैट्स इट। तो ये जो थेरेपी है तो टारगेट और रिमूव करेगी बेटा एम्लोइड फ्रॉम ब्रेन। ये जो बेटा एम्लोइड होता है वही कारण होता है अल्जाइमर का, ठीक है, दैट्स इट, यही न्यूज़ थी। अभी आखिरी न्यूज़ है हमारी मोजाम्बिक। सबसे पहले मोजाम्बिक की लोकेशन, ये अफ्रीका है, अफ्रीका सब कॉन्टिनेंट, उसमें ये यहाँ पे पड़ता है। मोजाम्बिक देखो डायरेक्टली तो काम का नहीं है बट यहाँ पे जो आजू बाजू वाटर बॉडीज़ आती है वो डेफिनेटली काम की है। ये जो आपका है ये है आपकी मोजाम्बिक चैनल, यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है मोजाम्बिक चैनल। फिर यहाँ पे जाम्बेजी रिवर आती है, लिम्पोपो आती है, और ये साथ दोनों की दोनों इंडियन ओशन में एम्प्टी हो जाती है। ओके, फिर यहाँ पे जो लेक्स है वो भी इम्पोर्टेंट है, रुकिए, ओके ओके छोड़ दीजिए, हम जब जियोग्राफी करेंगे तभी इसको देखेंगे। ये मोजाम्बिक है वो रिसोर्स में रिच है, बस वही देख लेना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो यार लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, और ना आ रहा हो तो इट्स फाइन, वो भी मुझे बता दीजिएगा, आई विल इम्प्रूव। एंड हम जल्दी ही मंथली लेके आएंगे, बस थोड़ा सा टाइम मिलने दो, मंथली मैगजीन भी हम कवर कर लेंगे। सुनने के लिए आपका शुक्रिया, जय हिंद।